नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। श्रद्धा मर्डर केस की बात करेंगे। अब इसमें पोस्ट नार्को जो टेस्ट है वो हो चुका है और ऐसे में अब आने वाले दिनों में इसमें चार्जशीट दाखिल होगी। सुनील भाई, पोस्ट नार्को टेस्ट होता क्या है एग्जैक्टली और कितना इंपॉर्टेंट टेस्ट है ये? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है। जब भी नार्को टेस्ट होता है उसके बाद पोस्ट नार्को टेस्ट जरूर होता है, लेकिन इसमें कोई इंजेक्शन नहीं दिया जाता है। कोई मतलब जो प्रोसीजर वो होता है उससे बिल्कुल अलग है। इसमें ये चेक किया जाता है कि जो नार्को में उस आफ्ताब ने या कोई भी अपराधी है उसने जो बातें बोली हैं वो कितनी सही हैं, कितने, और वो मैच कराया जाता है एग्जैक्टली, मतलब क्रॉस चेक किया जाता है कुल मिलाकर के ये कि क्या क्या बात बोली थी उस दौरान और अब क्या बोल रहा है। नहीं, जैसे नार्को में तो ऑब्वियसली ड्रग इंजेक्ट करके वो बोल रहा है तो वो अपने कॉन्शियस माइंड में नहीं है, तो ऐसे में यहाँ तो कॉन्शियस माइंड होगा जब वो उससे सवाल पूछे जाएंगे, तो ये तो वो ब्लफ कर सकता है पुलिस को। बिल्कुल, लेकिन यहीं से तो उसे उसकी असलियत पता चलेगी ना कि वो सच बोल रहा था। मतलब जैसे क्या है कि अब हम अगर कोई चीज़ अगर सही है, अब वही जैसे पहले मैंने एग्जांपल दिया था, कोई पूछ रहा है मेरा नाम सुनील मौर्य है तो मैं चाहे ड्रग्स इंजेक्ट कर दो, चाहे आधी नींद में हूँ, चाहे जैसे भी हूँ, मैं वही चीज़ बताऊँगा। तो यानी कि अगर वो सही बोल रहा था तो क्रॉस चेक चीज़ें होंगी। अगर वो झूठ अभी कुछ और बताएगा, इसका मतलब होश हवास में ये कोई और चीज़ बता रहा है, यानी कि अब वो चेक हो जाएगा कि नार्को में वाकई इसने सच बोला था या इसके पहले जो पुलिस को जो बयान दिए थे, अब वो सारी चीज़ें अब मैच कर हो जाएंगी कि पुलिस को पहले बोला था तो वो कितनी सही बोली थी, अब कितनी सही बोल रहा और अभी क्या है। तो उसका जो शातिरपना है, जो सारी चीज़ें, वो सारी मान लीजिए उसने पोस्ट नार्को में बोला कि जी हाँ मैंने श्रद्धा के कत्ल नहीं किया, फॉर एग्जाम्पल। हाँ, अब वही है कि जब अगर ये बोलेगा इसका मतलब ये है कि वो अब छुपाने की कोशिश कर रहा था। यानी ठीक है, यानी कि नार्को में जब इंजेक्शन के बाद उसने फिर सही चीज़ें बोली हैं। ये भी पता चल जाएगा क्योंकि पहले तो उसने 2-3 बार कह ही चुका है कि हाँ मैंने श्रद्धा को मारा है, हाँ मैंने श्रद्धा को मारा। इवन कोर्ट में भी उसने वर्बली बोला, हालांकि लिखित में नहीं है, लेकिन बोला कि हाँ आई किल्ड हर। तो ये सारी चीज़ें हैं ही। अब वही है कि अब ये चीज़ें पूरी क्रॉस चेक हो जाएंगी कि भाई उसने क्या क्या बोला। अब देखिए, जो नार्को होता है कम से कम 1-1.5 घंटे तक चीज़ें चलती हैं, उसमें क्या चल रहा है। और इसमें भी जैसे अभी तिहाड़ जेल में बैठ करके 3-4 इसमें भी साइकोलॉजिस्ट होते हैं और सेम वही क्वेश्चन होते हैं। जो क्वेश्चन जो 50 और जो भी क्वेश्चन बनाए गए थे नार्को के दौरान पूछने के लिए, लगभग वही क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट किए जाते हैं और फिर चीज़ों को चेक किया जाएगा। पहला क्वेश्चन ये था, इसका क्या जवाब दिया था। पोस्ट नार्को में वो क्या बोल रहा है, उसी चीज़ का क्या जवाब दे रहा है, कितना कॉन्फिडेंट है, कितना सारी चीज़ें। तो सारी चीज़ें चेक करने के बाद ये समझा जाएगा कि ये कितना शातिर है, क्या है, कितना सच बोल रहा है, कितना झूठ है। ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इसमें अब चार्जशीट ऑब्वियसली 60-90 दिनों के अंदर दाखिल करनी होती है, तो ऐसे में अभी तक रिपोर्ट्स तो आई नहीं है। उम्मीद यही करते हैं जल्दी आ जाएगी और जल्दी टाइमली सारी चार्जशीट फाइल होगी। बिल्कुल, चार्जशीट इसमें अब इनको अब जल्दी इसलिए भी करना होगा क्योंकि देखिए अब क्या है कि जो पूरा केस है, अब सारी चीज़ें जितने इनको चाहिए थे वो सारी चीज़ें लगभग अब पूरी हो चुकी हैं। नार्को कराना था, नार्को करा चुके, ठीक ना, पॉलीग्राफ सब कुछ हो चुका है। जितने एविडेंस मिलने थे लगभग, अब देखिए जो उसने सिर कटी हुई बताया था कि कटा हुआ सिर मैंने इस तालाब में फेंका है, तो तालाब की तलाशी हो चुकी है। ठीक है, अब उसने इसमें क्या बयान दिया है, कहाँ फेंका है, क्या नहीं, तो मोस्ट प्रोबेबली जो अभी तक की जानकारी आई है उसके अकॉर्डिंग ये है कि जो पुलिस को बयान दिए थे लगभग वही सारी चीज़ें इसने नार्को के दौरान भी बताया है और वही चीज़ें लगभग उसने पोस्ट नार्को में भी चीज़ें बताई हैं। तो मोटा मोटी कहने का मतलब ये है कि डे फर्स्ट जो आफ्ताब ने जो बयान दिया था वो इतने दिन बाद भी है, नार्को के दौरान वही चीज़, पॉलीग्राफ के दौरान वही, पोस्ट नार्को के दौरान, यानी कि सारी चीज़ें सेम है। तो उसके अकॉर्डिंग तो पुलिस पहले ही काम कर चुकी है, यानी कि हर जगह जाके हड्डियाँ जो बरामद की, वो तालाब में जाकर उन्होंने सारी चीज़ें बरामद करने की कोशिश की, उसका फ़ोन भी जाकर के मुंबई में तलाशने की कोशिश की। तो यानी कि जितने एविडेंस की तलाश थी लगभग वो सेम चीज़ें अभी भी वही हैं। तो यानी कि जो चीज़ें मिलनी थी वो मिल चुकी हैं। अब मिलना मुझे नहीं लगता है कि अब बहुत ज़्यादा कुछ नया मिलने वाला है। तो पुलिस का एविडेंस जो जुटाने के जो वो उनका वर्क था एक तरीके से अब वो लगभग कंप्लीट है, कुछ बचा हो। इस केस में एज अ जर्नलिस्ट मैं आपसे बात करूँ, आपको तो बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस है, 20 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है, आपने आरुषि पर बुक भी लिखी है। इस केस में आपको क्या यूनिक लगा दूसरे केसेस से, या ये भी लगा कि ठीक है ये भी नॉर्मल केस था, कोई जैसे दूसरे केस आए लाइफ में? नहीं, इसने देखिए ये जो देखिए बहुत सारे जो केसेज हैं, आप देखिए कि जो आरुषि केस है उसमें तो पता ही नहीं चला कि कातिल कौन है और ना ही किसी ने एक्सेप्ट किया कि मैंने मारा। आरुषि को किसने मारा वो किसी ने नहीं एक्सेप्ट किया, ना ही तलवार की तरफ से कभी आया। हालांकि पुलिस ने उनको भी गिरफ्तार किया, सीबीआई ने भी गिरफ्तार किया, फिर उनको बाद में बरी कर दिया गया। फिर इसमें जो उनके नौकर थे, कृष्णा कंपाउंडर था, ये लोग पकड़े गए, लेकिन इन्होंने भी कभी ये नहीं कहा कि हाँ मैंने मारा। तो कुल मिला के आरुषि को किसने मारा किसी ने कबूला ही नहीं। लेकिन ये केस थोड़ा अलग है। ये केस में जो आरोपी है वो कह रहा है कि हाँ मैंने मारा, तो यानी कि वो चीज़ कह रहा है कि हाँ मैंने मारा। तो अब जो सवाल उठ रहा है कि भाई मारा तो मारा, लेकिन उसके सबूत क्या हैं, तो वो सबूत जुटाने की कोशिश हो रही है, वही सबूत जुटाए जा रहे हैं अब आफ्ताब के। तो जितनी चीज़ें मिली हैं अब इसमें देखिए, जो सबसे अब जो मुझे जो लगता है कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि डीएनए मैच कर जाए।
जो श्रद्धा के फादर हैं वो चीज़ें मैच कर जाए। अगर उसका जो सिर कटा हुआ सिर अगर वो मिल गया तब तो और बढ़िया है, अगर नहीं भी मिला तो भी अब दिक्कत नहीं है, क्योंकि इतने एविडेंस पे अगर पुलिस चाहे तो इतने एविडेंस को कोरिलेट करके सारी कड़ियाँ एक एक जोड़ करके एक बढ़िया चार्जशीट दाखिल कर सकती है। तो इसमें और उस पर सज़ा भी हो सकती है, उसमें सज़ा भी तय है। लेकिन वही है कि कोई डीएनए प्रोफाइलिंग में कोई गड़बड़ी ना हो, लेट ना करें, जैसा छावला केस में हुआ था। मतलब उस तरह की लापरवाही अगर नहीं बरतती है पुलिस तो 100% इसको सज़ा हो जाएगी। एक केस में आज सुबह एक मेरे मन में एक विचार आ रहा था, इस समय अगर बात करें आफ्ताब की फैमिली की, वो लोग क्या सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा बेटा हमारा निकला जो जिसने इस तरह की हरकतें अंजाम दी। ऑब्वियसली एक फैमिली शटर्ड फील करती है ऐसे टाइम पर, और कई केसेस हमने देखे हैं जिसमें फैमिली शिफ्ट हो जाती है, वो एड्रेस अपना चेंज कर लेती है क्योंकि वो दलालत झेलनी पड़ती है कि भाई आपकी बेटे ने ऐसा किया। या और कई लोग जानते हैं, क्योंकि कई लोग तो हम तो ठीक है उनकी फैमिली को बहुत ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन कई ऐसे भी लोग होंगे जो देख कर टीवी आइडेंटिफाई कर रहे होंगे, हाँ ये उसकी फैमिली है। बिल्कुल सही कहा चिराग आपने कि जो फैमिली है, देखिए क्राइम कोई और करता है लेकिन सफ़र पूरे परिवार को होना पड़ता है। और इवन आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि जिसमें किसी लड़की के साथ किसी लड़के के साथ कोई क्रिमिनल निकला है, किसी के साथ घटना भी हो जाती है तो उसके परिवार में लोग शादी करना नहीं चाहते हैं, ये सारी चीज़ें। तो इस केस में भी हमने देखा कि इस केस में तो थोड़ा सा लेकिन अलग केस आया आफ्ताब वाले में, कि जिस दिन उसकी अरेस्टिंग होती है उससे 10 दिन पहले 15 दिन करीब पहले उसकी फैमिली शिफ्ट हो जाती है, जो मुंबई वाली फैमिली थी। अब उनको क्या पता था, ये चीज़ें तो नहीं सामने आ पाई, लेकिन हाँ जलालत झेलनी पड़ती है। आपको उदाहरण ही दे देते हैं, अभी जैसे आरुषि केस की आपने बात की, अब निठारी केस की भी बात करते हैं। तो निठारी में क्या हुआ कि जो सुरेंद्र कोहली है, जब सुरेंद्र कोहली गिरफ्तार होता है, ये पता चलता है कि उसने इतने सारे बच्चों को, कम से कम 19 जिसमें 3-4 एडल्ट थी और बाकी सब बच्चे थे, उनको मारता है, उनको काटता है, तमाम चीज़ें ऐसे ही डिस्ट्रॉय करता है चीज़ों को। तो उसके जो भाई हैं, 2 भाई उस समय दिल्ली में रहते थे, एक होटल में जॉब करता था और एक फैक्ट्री में जॉब करता था। तो उस समय तक उनको कोई नहीं जानता था, लेकिन जब एक केस हुआ तो उसका नाम सुरेंद्र कोहली, उसके भाई का नाम नहीं लूँगा मैं यहाँ पे, वो होटल में वो भी फलाना एक कोहली करके नाम था। तो उन लोगों को जब पता चला तो उससे लोग पूछने लगे, यार तुम कोहली, तुम्हारा उससे तो कोई ताल्लुक नहीं है? तो पता चला कि हाँ ताल्लुक वही है, क्योंकि उसने पहले अपना एड्रेस तो आदमी ऑब्वियसली बताएगा कि हम उत्तराखंड के अल्मोड़ा के वो एक मंगरू खाल जगह है वहाँ का रहने वाला था सुरेंद्र कोहली। तो उसका भाई भी वहीं का। तो कहे यार तुम तो कोहली नाम भी है, उसके गाँव का एड्रेस भी वही है, तुम वही तो नहीं हो? अब लोग जब पूछने लगे तो बेचारे को नौकरी छोड़नी पड़ी वहाँ से, वो जाके दूसरी जगह शिफ्ट हो। उसका उसी तरह जो छोटा भाई है वो वहाँ पे चला जाता है। उसी तरह उसके रिलेशन में एक उसकी कजन लगती है, गाजियाबाद में रहती थी, उसको भी अपना घर छोड़ना पड़ा, क्योंकि लोग पूछने लगते हैं। लोग मतलब लोगों के ये है कि चलो क्राइम किसी और ने किया है, लेकिन आप इस तरीके से उसके नज़रिए लगता है कि यार इसकी वजह से ये भी क्रिमिनल हो सकता है, तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं। तो ऑब्वियसली ये होता है। लेकिन इस केस में, आफ्ताब के केस में भी क्या चल रहा है, जो कि फैमिली से अभी तक कोई जवाब, उस तरह की बातें बहुत ज़्यादा अभी मीडिया में नहीं आई हैं। लेकिन ऑब्वियसली सब लोग तो यही सोचते होंगे कि कैसा बच्चा रहा, कैसा क्या, कैसी परवरिश मिली, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब इसमें जैसा देखा जाए कि जो पहले जो श्रद्धा के फादर ने जो केस किया था उसमें बताया था कि वो अपनी फैमिली में आफ्ताब बात करता था, इवन श्रद्धा भी बात करती थी आफ्ताब की फैमिली से, तो चीज़ों को सबको पता है। तो जब पहली बार मारपीट का केस हुआ था 2020 में, जिस लेटर की हम लोग बात कर रहे थे कुछ समय पहले, तो जब वो लेटर आया था तो अब इसके आफ्ताब के जो पेरेंट्स हैं, कम से कम उनको इस बीच में समझौता कराना, समझाना, और अपने बच्चे को, आपको लगता है, वो कहते हैं कि हमारा बच्चा थोड़ा सा उस टाइप का है, थोड़ा गुस्से वाला, तो आप इन चीज़ों को क्लियर करो ना। अब तो एक लड़की की जान चली गई, अगर शायद आप ये चीज़, हो सकता है उनको भी ये ना लगता हो कि भाई ये हालात ये यहाँ तक आ जाएंगे। हाँ देखिए, लगता तो ऑब्वियसली किसी को नहीं है कि मेरा बेटा कातिल बन जाएगा, ऐसा कौन सोच सकता है? कोई भी नहीं सोच सकता है। अभी जैसे सुरेंद्र कोहली की बात कर रहे थे, उसके परिवार ने कभी सोचा हुआ कि ये 19 बच्चों को मार, जबकि उसकी वो शादीशुदा, उसके खुद एक बेटी और एक बेटा है, बताइए। तो अब उसी उम्र के बच्चों को वो मारता था, उनके साथ गलत हरकत करता था, तो नहीं सोचा जा सकता। बहुत सारी चीज़ें होती है। हमारे साथ प्रवेश भी मौजूद है, प्रवेश से बात करते हैं। प्रवेश, आप स्पेशली आज इस केस के लिए आए, अब इसको रैप अप ही कर रहे हैं, हम कोशिश ये कर रहे हैं, और आपका बर्थडे भी है उसके लिए, तो एक बार हम क्राइम तक के दर्शक भी एक बार चिराग सर को जरूर विश कर दीजिएगा। आज चिराग सर का हैप्पी बर्थडे। चिराग भाई हैप्पी बर्थडे पूरी टीम की तरफ से, पूरी क्राइम टीम की तरफ से, crimetech.in की तरफ से विशेष बिल्कुल। थैंक यू सो मच। प्रवेश, बात कर रहे थे इस केस से रिलेटेड, बिल्कुल, वो शतरंज खेल रहा है आज, और उसका बिहेवियर हमने देखा शुरुआत में, बड़ा कोई गिल्ट वाली कोई ऐसा फैक्टर नजर नहीं आया। हमने यूजुअली देखा है कि इस तरह के आरोपी, अभी तो देखिए केस हमने कवर कर रहे हैं, 90 दिन बाद हम बिल्कुल इसको कवर नहीं करेंगे इस केस को। तो 90वें या 100 या ऐसे दिनों में अकेला वो आरोपी रह जाता है इस केस से, बिल्कुल, या पुलिस रह जाती है पूरा जो इन्वेस्टिगेशन करती है। तो ऐसे में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या कभी आरोपियों को इस बात का गिल्ट होता है कि यार मैंने गलत किया था? क्योंकि ऑब्वियसली बहुत टाइम बीत गया होता है, जेल में होते हैं,
एक लाइफस्टाइल बदल गया होता है। वो ये आरोपी जब प्लानिंग करने लगता है कि मुझे कैसे ठिकाने लगाना है, तब से उसके माइंड में ना पहली चीज़ यही आती है, अगर मैं पकड़ा जाऊंगा तो मेरे साथ क्या क्या होगा। तो वो चीज़ें सोच के बैठा है पहले से, मैं पकड़ा जाऊंगा तो इतने दिन की सज़ा होगी, ये हो सकता है, मैं जेल में ऐसे रहूँगा, उसके बाद क्या प्रोसेस होगा, तो सब चीज़ें सोच के बैठा। देखिए बहुत सारे आप ही ने जब इंटरव्यू लिया था एक साइकोलॉजिस्ट का, उन्होंने बताया था कि जब ये जेल में होते तो बहुत सारे ऐसे आरोपी होते हैं कि उन्हें गिल्ट नहीं होता। नहीं होता, वो तो मुझे बोलते हैं, अब वो उसके क्राइम पे डिपेंड है, बहुत बोल देते हैं। वहाँ भी तो वो लाइफस्टाइल जी रहे हैं ना, वहाँ भी तो उनको खाना मिल रहा है, सुबह जल्दी उठना पड़ता है, बनाना पड़ता है। वो तो लाइफस्टाइल नहीं है, एक अलग लाइफस्टाइल। हाँ, बहुत ही खराब। भाई अगर आप उसको देखें कि आपने मर्डर करने के बाद अगर एक कमरे में आपको बंद कर के रखा हुआ है, वो किसके लिए अच्छा पता है, जो पेशे से एकदम क्रिमिनल है, जो मतलब पहले एक बार चोरी करके आया, फिर जा रहा है चोरी में, फिर छूट के आ रहा है, फिर चोरी में जा रहा है, उन लोग के लिए थोड़ा नॉर्मल है। हाँ चलो जाना है, जेल में जाना है, उन्हें पता है, वो जेल की लाइफस्टाइल के साथ भी बड़े वाकिफ़ होते हैं कि जेल में जाके कैसे सर्वाइव करना है, कैसे किससे मनी ऑर्डर भिजवाना है, क्या करना है, कौन से ग्रुप में, कौन से बैरक में जाएगा, किसका कांटेक्ट निकालना है। तो वो उससे वो, लेकिन इसके लिए तो सब चीज़ें नहीं होगी और मतलब आगे जाके और कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि इससे एक सर ने आज एक इम्पॉर्टेंट बोली कि इससे बहुत सारे लोग सीख रहे हैं, क्राइम सीख रहे हैं। छत्तीसगढ़ से केस सामने जो आया, बात नहीं, मैं इसको इस सेंस में नहीं देखता कि सीख रहे हैं। इसको ये कह सकते हो कि और कोई आइडल भी नहीं माना जा रहा है कि ये आइडल है, लेकिन मुझे लगता है कि ठीक है, एक केस हुआ जो हमने देखा श्रद्धा वाला, ऐसे कहीं और हुआ, इसको अगर कोरिलेट करोगे कि उसने उससे सीख कर ऐसा किया, तो एक आध केस में अगर इंटरोगेशन में बात आई देन दैट इज अ डिफरेंट। नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं तो ये बात सामने आ रही थी ना कि कई वेब सीरीज़ देखता था और 2-3 वेब सीरीज़ की वो चीज़ें फॉलो किया, तो जो केमिकल वाली बात थी कि कैसे खून के धब्बे मिटाने हैं, उसके लिए क्या ऑर्डर करना है, क्या लाना है, तो ये सब चीज़ें तो कहीं ना कहीं सीखे थे। और बहुत सारे क्राइम ऐसे होते कि चीज़ें सीख के हम देख के कहीं ना कहीं कि मतलब आइडल बना लेते हैं। हाँ, एंड लेकिन वो एंड नहीं देखते कि एंड में आरोपी पकड़ा जाता है, कितना भी शातिर हो, क्योंकि जो पकड़ा जाता है उसी पे वेब सीरीज बनती है, जो छूट रहा है, जो भाग गया, उस पर कहाँ ज़्यादा बनती है, जो केस सॉल्व हो जाता है। थैंक यू प्रवेश बात करने के लिए। तंसीम हैदर साहब से बात करते हैं। आपका बड़ा लंबा वास्ट एक्सपीरियंस रहा है, खासकर कैदियों से मिलने का। आप तिहाड़ जेल भी गए हो, मुझे पता है। कैदी जब एक बहुत टाइम तक जेल में रहता है, अब ये रहेगा आफ्ताब, कभी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम भाई वो कमरे में रह रहा है, खाना भी खा रहा है, कपड़े भी पहन रहा है, पेशी पर भी जा रहा है, वहाँ भी लोगों से मिल रहा है, पैंतरेबाजी भी कर रहा है, वकीलों से मिल रहा है, परिवार से मिलता है बीच बीच में, तो एक तरह से एक डिफरेंट, समझ लो एक दूसरी जगह रह रहा है, एक इसको इस सेंस में देखा जाए तो। क्या कभी ऐसे आरोपियों को कभी जीवन में या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गिल्ट होता है? देखिए, जो ज़्यादातर कैदी हमने देखे हैं और अंडर ट्रायल हो या फिर सज़ा याफ्ता हो, उनमें से अधिकतर ऐसे होते हैं जिन्हें गिल्ट फील होता है अपने क्राइम में, बाद में आके एक वक्त के बाद, जब वो कई साल जेल में रह लेते हैं, फिर उन्हें लगता है कि ज़िंदगी बर्बाद हो गई। कई कैदी ऐसे हैं जो जवानी में जेल में गए थे और जब निकलने वाले हुए बाहर तो मरने वाले थे, बुज़ुर्ग हो चुके, तो कई तो अंदर मर गए जेल में। तो उन्हें इस बात का एहसास ज़रूर होता है कि हमने गलत किया था और इस वजह से, और यही एहसास दिलाने के लिए सज़ा दी जाती है। और ज़्यादातर मामलों में हमने देखा है कि सेंस ऑफ गिल्ट वो कैदियों में आता है, और अपनी उनके इंटरव्यूज़ में भी उन्होंने बहुत बार बोला है, ख़ासकर सज़ा याफ्ता कैदियों के जो इंटरव्यू हमने किए, जिनको सज़ा हो जाती है और बाद में उनके अच्छे बर्ताव के चलते उन्हें बाहर काम करने के लिए या कुछ पेशा करने के लिए भेजा जाता है, तो उन्होंने ये बात कही कि हाँ, हमसे गलती हो गई थी साहब, हमें उस गलती का एहसास है। लेकिन ऐसा ज़्यादातर उन मामलों में होता है जो अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम होते हैं, जो प्लान्ड क्राइम नहीं होते, जो फिट ऑफ रेज में, मान लीजिए किसी के घर में झगड़ा हुआ पत्नी से, उसने पत्नी को कुछ मार दिया या पत्नी ने पति को मार दिया और उसकी मौत हो गई, लेकिन केस उसमें बना 302 का और वो कत्ल के मामले में जेल चला गया या चली गई, लेकिन बाद में उनको लगता है कि साहब गलती हो गई, गुस्सा नहीं करना चाहिए था। लेकिन इस तरह के जो क्राइम हैं या ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हैं, जैसे जो गैंगस्टर्स हैं जो मर्डर करते हैं, आमतौर पे उनमें ये देखा गया है कि उन्हें सेंस ऑफ गिल्ट नहीं होता। उन्हें लगता है कि हम आए ही इसीलिए थे दुनिया में, हमारा काम ही यही था, किलिंग करना, टेरर फैलाना, डराना। उनको इस तरह का वो नहीं होता। टेररिस्ट जो होते हैं उनको इस बात का सेंस ऑफ गिल्ट नहीं होता कि हमने सैकड़ों लोगों को मार दिया, कुछ एक चुनिंदा मामले छोड़ दिए जाए तो जैसे इसका मामला है। अब ये शातिर दिमाग तो है आफ्ताब, जिसकी अब हम लोग बात कर रहे हैं इतने दिनों से, उसने सोच समझ के क्राइम किया, प्लान करके किया, उसको डिस्ट्रॉय किया, एविडेंस, लाश के टुकड़े किए, सारी चीज़ें उसने की। ऐसे मामलों में चूँकि उसने ये एक केस किया, वो सीरियल ऑफेंडर नहीं है अभी तक,
आने वाले दिनों में नहीं पता क्या सही होगा, बात है। और ना इससे पहले उसने कोई क्राइम किया, उसका कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नज़र नहीं आई। ऐसे मामलों में अमूमन ज़रूर देखा जाता है कि लोग सेंस ऑफ गिल्ट लोगों में आता है काफ़ी समय बाद, जब वो बहुत थक जाते हैं जेल से, पैरवी से, कोर्ट कचहरी के चक्कर से रोज़ बरोज़, तब उन्हें लगता है कि क्या कर दिया हमने, व्हाट आई डिड। तो वो सेंस ऑफ गिल्ट वहाँ से शुरू होता है जब आपको तकलीफ़ होती है, जब आपको जेल की सलाखें जो हैं वो काटने को दौड़ती हैं, क्योंकि जेल होती है, वहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से नहीं कुछ कर सकते, आज़ादी होती है। तो वो फ़र्क जब आता है तो वहाँ सेंस ऑफ गिल्ट होता है। अमूमन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में ऐसा नहीं देखने को मिलता है, लेकिन जो फिट ऑफ रेज में ऐसे मर्डर्स होते हैं उसमें एक वक्त के बाद ज़रूर कैदी को या एक्यूज़ को या सज़ा याफ्ता को ये बात फील होती है कि हमसे कहीं ना कहीं गलती हो गई। बिल्कुल ठीक कहा आपने।